हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारा आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक का अध्ययन पूरा हो चुका है और अब हम आधुनिक काल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रकरण 1 गद्य का विकास पूरा हो चुका है और प्रकरण 2 के तहत गद्य का प्रवर्तन अब हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी साथी हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, वो चैनल से जुड़ सकते हैं और ये पूरी सीरीज़ चैनल पर उपलब्ध है। आप अपने नोट्स वगैरह अच्छे से तैयार कर सकते हैं। गद्य के प्रवर्तन में हम भारतेंदु मंडल के लेखकों को पढ़ रहे हैं। कुछ लेखकों को हम पढ़ चुके हैं और शेष बचे हुए लेखकों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। कार्तिक प्रसाद खत्री, जन्म संवत 1908, मृत्यु 1961। ये आसाम, बंगाल आदि कई स्थानों में रहे। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि 20 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कलकत्ते से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का उद्योग किया था। हिंदी का प्रेम इनमें इतना अधिक था कि जब इनकी अवस्था 20 वर्ष की ही थी, तभी ये कलकत्ते से हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकालने का प्रयास करने लगे। रेल का विकट खेल नाम का एक नाटक 15 अप्रैल सन 1874 ईस्वी की संख्या से हरिश्चंद्र मैगजीन में छपने लगा था, पर पूरा ना हुआ। इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इत्यादि अनेक बंगला उपन्यासों के इनके किए हुए अनुवाद काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले। इनके द्वारा इला, प्रमिला, जया, मधुमालती इन सब उपन्यासों के इन्होंने बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किए, जो कि काशी के भारत जीवन प्रेस से निकले थे। अब आइए देखते हैं फ्रेडरिक पिनकॉट को। इनका उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। उन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं। ये हिंदी प्रेमी थे और इंग्लैंड में बैठे बैठे ये हिंदी लेख और पुस्तकें लिखा करते थे और हिंदी लेखक जो थे उनसे पत्र व्यवहार भी ये हिंदी में किया करते थे। उन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में निकाली थी। हिंदी में इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक बाल दीपक, 4 भाग हैं, नागरी और कैथी अक्षरों में। दूसरा है विक्टोरिया चरित्र। ये 2 पुस्तकें फ्रेडरिक पिनकॉट साहब की हैं। ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास प्रेस, बांकीपुर में छपी थी। ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास प्रेस, जो कि बांकीपुर में है, वहां छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। बाल दीपक जो इनकी पुस्तक थी वह बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिया जाता है। अब पिनकॉट साहब की भाषा किस प्रकार की थी, तो यहाँ पर बाल दीपक के एक पाठ का अंश उद्धृत किया जाता है, ताकि इनकी भाषा कैसी थी उसका आइडिया लग सके। हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली न होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना अंगुली के तले दबकर फट न जाए। इस प्रकार ये पिनकॉट साहब की भाषा थी। विक्टोरिया चरित्र 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। विक्टोरिया चरित्र पुस्तक की जो भाषा है, ये अपने पत्रों की जो भाषा लिखते थे, पत्रों में जो भाषा लिखते थे, उससे अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को उन्होंने एक पत्र लिखा था, उसी का यहाँ पर अंश दिया गया है। आपका सुखद पत्र मुझे मिला और उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे भारी बात है। मैं भी संपूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार संबंधी कामों में नहीं प्रवृत्त होते हैं, तब तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता। इसलिए मैंने बार बार हिंदी भाषा को प्रचलित करने का उद्योग किया है।
देखो 80 बरस हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्रंश भाषा थी। पहले पहले थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थीं, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावें। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम में 1000 वर्ष तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश के लोग बहुत फारसी बातों को जानते हैं। उन फारसी बातों को भाषा में निकाल देना असंभव है, इसलिए उनको निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। इस प्रकार इन्होंने कार्तिक प्रसाद खत्री जी को पत्र में लिखा था। हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर आपने बाबू कार्तिक प्रसाद को लिखा था। ये भी कार्तिक प्रसाद को लिखे पत्र का अंश है। कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान के पुलिस के जुल्म की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजी, जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज्यादा है जितना मैंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही ना हो जावे जैसे कि हमारे इंग्लिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा न छोड़ूंगा। ये इन्होंने हिंदुस्तानी पुलिस के विषय में लिखा जो उस समय थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिंकॉट साहब ने ब्रजभाषा पद्य में लिखी थी, जो नीचे दी जाती है। ब्रजभाषा पद्य में एक पत्र इन्होंने बाबू हरिश्चंद्र को लिखा था। बैस बंस अवतंस श्री बाबू हरिचंद जू, क्षीर नीर कलहंस तुक उत्तर लिख देव मुहि, पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिचंद है। विभव बड़ाई वप वसन विलास लखी कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचंद हैं। चंद वैसो अमीय आनंद कर आरत को कहत कविंद यह भारत को चंद है। कैसे अब देखें को बतावे कहाँ पावे हाय, कैसे वहाँ आवे हम कोई मतिमंद है। श्रीयुत सकल कविंद कुल नुत बाबू हरचंद, भारत हृदय सतार नभ उदय रहो जनचंद। इस प्रकार की चिट्ठी पिंकॉट साहब ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को लिखी थी। अब आइए देखते हैं प्रचार कार्य। भारतेंदु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के सम्यक प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थीं। भारतेंदु के समय से ही साहित्य निर्माण कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा था, पर उसके प्रचार कार्य में कई प्रकार की बाधाएं थीं। अदालतों की भाषा बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी। इससे अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य अधिकतर सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। चूंकि सरकारी कामकाज की भाषा उर्दू रही थी, इसलिए अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अलग से उर्दू ही सिखाई जाती थी, और शिक्षा का उद्देश्य था सरकारी नौकरी पाना और बच्चों को उस योग्य बनाना, और सरकारी कामकाज उर्दू में होता था, इसलिए चारों ओर उर्दू पढ़े लिखे लोग ही दिखाई पड़ते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्योग भी बराबर चलता रहा। साहित्य निर्माण तो हिंदी में होता ही रहा, साथ साथ उसके प्रचार का आम जनों में प्रचार का कार्य भी चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था। आम जनों को कि हिंदी की उपयोगिता समझाने कई जगह वो व्याख्यान देने जाते थे, ताकि आम जन भी हिंदी की उपयोगिता समझ सकें। उन्होंने इस संबंध में कई पैम्फलेट भी लिखे। इसी विषय को लेकर इसी संबंध में उन्होंने कई पैम्फलेट भी लिखे। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बहुत भारी सभा हुई थी। कहाँ? बलिया में, जिसमें भारतेंदु का बड़ा मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहां जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाते। जहां भी वो अपना व्याख्यान देने जाते थे, वहां अपना ये मूल मंत्र अवश्य सुनाते थे, जो आप लोगों ने भी अवश्य सुना होगा। तो ये बलिया की प्रचार सभा में इन्होंने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। ये भारतेंदु का हिंदी प्रचार में मूल मंत्र था।
इसी प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का राग अलापते फिरते थे। प्रताप नारायण मिश्र भी अपने तरह से हिंदी का प्रचार कर रहे थे और हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी का नारा लगाते थे। कई स्थानों पर हिंदी प्रचार के लिए सभाएं स्थापित हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की भाषा संवर्धिनी सभा का उल्लेख हो चुका है। बाबू तोताराम ने भी हिंदी प्रचार के लिए भाषा संवर्धिनी सभा का गठन किया था, इसको इन्होंने स्थापित किया था। ऐसी ही एक सभा 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई। 1884 में हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि मध्य सभा। सरकारी दफ्तरों में नागरिक के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था, ताकि सरकारी दफ्तरों में हिंदी को भी स्थान मिल सके, हिंदी भी सरकारी कामकाज की भाषा बन सके। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। इसमें सफलता नहीं मिली, फिर भी लोगों ने प्रयास नहीं छोड़ा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई, तब उसे बहुत कुछ अपनी शक्ति प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई भारतेंदु के बाद की, तो उसको अपना बहुत कुछ शक्ति जो थी वो साहित्य रचना के साथ साथ हिंदी के प्रचार में भी लगानी पड़ी। भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत ज्यों-ज्यों हिंदी गद्य साहित्य की वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। भारतेंदु के अस्त भारतेंदु के बाद के समय जैसे जैसे हिंदी गद्य साहित्य बढ़ता गया, उसी प्रकार हिंदी के प्रचार की आवश्यकता भी बढ़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नव शिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ने वालों की थी। अदालती भाषा जब उर्दू हो गई, तो नव शिक्षितों की अधिक संख्या जो थी वो उर्दू पढ़ने वालों की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह नहीं पाता था जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह ही नहीं बन पाता था, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाले लोग बहुत कम थे। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता का घोर संकट भी सामने था। इस साहित्य संकट के साथ साथ संकट यह भी था कि नागरिक का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में नहीं हो पा रहा था, जिससे जनता घोर संकट में थी। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों ने मिलकर, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास थे, पंडित राम नारायण मिश्र थे और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे, इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। इनके उद्योग से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए कि किन किन लोगों के प्रयास से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, किनके प्रयत्न से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, उसमें कौन कौन था। उसमें बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। इसकी जो समृद्धि हुई है नागरी प्रचारणी सभा की, वो बाबू श्याम सुंदर दास के त्याग और परिश्रम से हुई है, जबकि इसकी स्थापना में कई लोगों का प्रयास था। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे अनेक उद्योग धंधों में तत्पर करते रहे। वे ही इसके प्राण स्वरूप, जैसे कि वो इस सभा के प्राण हो, इस प्रकार वो बराबर बने रहकर इसका अनेक उद्योग धंधों में इसके जो भी कार्य थे उनमें बराबर संलग्न रहकर इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास हुए। इसके नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो थे राधा कृष्ण दास। इसको आप नोट कर लीजिएगा, या आप ध्यान रख सकें तो ध्यान रखिएगा कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किनके उद्योग से, किनके प्रयास से हुई, उसमें कौन कौन शामिल था। तो ये नाम उसमें शामिल थे, और उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन हुए? तो ये हुए हैं बाबू राधा कृष्ण दास। इसके सहायकों में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे। इसके सहायकों में भारतेंदु के जो सहयोगी रहे उसमें से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र, M.A.
खड्ग विलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधाकृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। इसके नागरिक प्रचारणी सभा के सहायकों में ये सभी नाम शामिल हैं। इस सभा के उद्देश्य दो हुए, नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। नागरी प्रचारणी सभा का उद्देश्य क्या था, या नागरी प्रचारणी सभा के कितने मुख्य उद्देश्य थे? मुख्य उद्देश्य दो थे, एक तो नागरी का प्रचार करना और हिंदी साहित्य की समृद्धि। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि नागरी प्रचारणी सभा के कौन कौन से उद्देश्य थे। अब आइए आगे देखते हैं। उक्त दो उद्देश्यों में यद्यपि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, नागरी अक्षरों का जो प्रचार है इस उद्देश्य का हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध नहीं जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। प्रत्यक्ष संबंध तो नहीं है, पर परोक्ष संबंध अवश्य है। पहले कहे आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरिक का प्रवेश न होने से नव शिक्षितों में हिंदी पढ़ने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। कोई हिंदी पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी के उद्देश्य से पढ़ाया जाता था और सरकारी दफ्तरों की भाषा उर्दू थी, इसलिए सभी लोग उर्दू पढ़ना चाहते थे। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन से पूरा उत्साह नहीं बना रहने पाता था, इसलिए नूतन साहित्य के निर्माण और उसके पुस्तकों के प्रकाशन में उत्साह नहीं रहता था। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साह हो जाते थे, और प्रकाशक जो थे वो भी पुस्तकों का प्रचार जब नहीं होता था तो हतोत्साहित हो जाते थे, और लेखक भी। ऐसी परिस्थिति में नागरी प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मान हम संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में थी जब लेखक और प्रकाशक पुस्तक की बिक्री और उसका प्रचार न होते देख हतोत्साहित हो जाते थे। तो ऐसी स्थिति में नागरी प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध, साहित्य की वृद्धि जो हुई है उसके साथ भी नागरी प्रचारणी के आंदोलन का संबंध है, इसलिए उसका भी उल्लेख आगे आचार्य शुक्ल ने किया है। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते थे और जगह जगह घूमकर वक्तृता दिया करते थे। बाबू हरिश्चंद्र घूम घूम कर नागरी के संबंध में अपनी जो हरिश्चंद्र चंद्रिका थी उसमें लेख छापते थे और जगह जगह घूमकर व्याख्यान देते थे। ये हम पहले कहे आए हैं। वे जब बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए थे तब कई दिनों तक बड़ी धूम रही थी। जो बलिया के कलेक्टर थे उनके निमंत्रण पर वहां गए थे, वहां उन्होंने हिंदी के प्रति व्याख्यान दिया था, तो वहां बड़ी उनकी धूम रही थी। हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। वहां पर उनका व्याख्यान भी हुआ था। इसके अतिरिक्त सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी और देवाक्षर चरित्र नाटकों के अभिनय भी हुए थे। देवाक्षर चरित्र पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन है। ये देवाक्षर चरित्र जो है ये पंडित रविदत्त शुक्ल का लिखा हुआ एक प्रहसन है, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के कारण बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए थे। भारतेंदु के अस्त होने के कुछ पहले ही नागरी प्रचार का झंडा पंडित गौरीदत्त जी ने उठाया। भारतेंदु के समय के समापन से थोड़ा पहले ही पंडित गौरीदत्त जी ने नागरी प्रचार का झंडा उठा लिया था। नागरी प्रचार का झंडा उठा लिया था। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे। कौन? पंडित गौरीदत्त जी। और मुदर्रिसी करते थे। अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की अवस्था हो जाने पर इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी। जब ये 40 वर्ष के हो गए तो इन्होंने अपनी सारी जायदाद नागरी प्रचार के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी और आप सन्यासी होकर नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लिए चारों ओर घूमने लगे। तो सन्यासी हो गए और नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लिए घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले। इनके जो ये नागरी प्रचार का झंडा लिए घूमते थे, इनके प्रभाव से ही केवल मेरठ में न जाने देवनागरी के कितने स्कूल खुले। शिक्षा संबंधी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश इन्हीं का है। जो प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश है वो इन्हीं का है। जहाँ कहीं कोई मेला तमाशा होता वहाँ पंडित गौरीदत्त जी लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी का झंडा हाथ में लिए दिखाई देते। जहाँ कहीं मेला तमाशा होता था वहाँ पर उनको जन समूह अधिक होता था, इसलिए वहाँ पर ये अपने पीछे लड़कों की भारी भीड़ लिए
नागरी का झंडा लिए नागरी का प्रचार किया करते थे। मिलने पर प्रणाम, जय राम आदि के स्थान पर लोग इनसे जय नागरी की कहा करते थे। प्रणाम और जय राम के स्थान पर लोग इनसे इनका नागरी प्रेम देख के जय नागरी की कहा करते थे। इन्होंने संवत 1941 में दफ्तरों में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था। संवत 1941 में दफ्तरों में नागरी को जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था कि दफ्तरों में भी नागरी में कार्य होने लगे। नागरी प्रचारणी सभा अपने स्थापना के कुछ ही दिनों पीछे दबाई हुई नागरी के उद्धार के उद्योग में लग गई। नागरी प्रचारणी सभा की जब स्थापना हुई उसके कुछ ही दिनों बाद ये जो दबी हुई नागरी थी उसके उद्धार में लग गई। 1952 में जब इस प्रदेश के छोटे लाट पर एंथनी पीछे लॉर्ड मैकडॉनल्ड काशी में आए तब सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरिक को दूर रखने से जनता को जो कठिनाइयां हो रही थीं और शिक्षा के सम्यक प्रचार में जो बाधाएं पड़ रही थीं उन्हें सामने रखा। जब मैकडॉनल्ड काशी में आए, छोटे लाट साहब जो जिनको कहते थे, तो तब वहां पर सभा द्वारा आवेदन दिया गया और उनको बताया गया कि नागरी को दफ्तरों से दूर रखने या उर्दू को सरकारी कामकाज की भाषा बना देने से आम जनता को कितनी कठिनाइयां होती हैं और शिक्षा का सम्यक प्रचार नहीं हो पा रहा है। अर्थात उस समय लोगों ने जितना संभव हो सकता था नागरी के प्रचार में अपना योगदान दिया, हर तरह से अपना योगदान दिया। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया तब से बराबर सभा व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जनता के उत्साह को जागृत करती रही। जब उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय पर पूरा विचार करेंगे, तो व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जो सभा थी वो बराबर जनता को उत्साहित करती रही। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएं स्थापित हुई। संवत 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन जिसमें अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह, मांडा के राजा राम प्रसाद सिंह, आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह, डॉक्टर सुंदरलाल और पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे अन्य प्रतिष्ठित लोग थे, लाट साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल अर्पित किया। इतने लोग मिलकर लाट साहब से मिले और नागरी का मेमोरियल उनको अर्पित किया। उक्त मेमोरियल की सफलता के लिए कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया था, ये बहुत लोगों को स्मरण होगा। सभा की ओर से न जाने कितने सज्जन सब नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिए भेजे गए, जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इतने परिश्रम से इन्होंने सब नगरों में जा जाकर जनता के हस्ताक्षर लिए। इस आंदोलन के प्रधान नायक देश पूज्य श्रीमान पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे और इस जो आंदोलन चलाया गया था, इस आंदोलन के नायक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा थी, लिखकर प्रकाशित की। अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा, ये अंग्रेजी पुस्तक इन्होंने लिखकर प्रकाशित की। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए इस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। इस सब आंदोलन और प्रयासों का फल ये हुआ कि संवत 1957 में भारतेंदु के समय से जो चला आ रहा था उद्योग प्रयास, इसका फल मिला और कचहरियों में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। ये घोषणा की गई कि अब कचहरियों में नागरिक को प्रवेश मिलेगा। सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर हिंदी प्रेमियों की सामान्य आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले ही वर्ष नागरीदास का जीवन चरित्र नामक जो लेख पढ़ा गया, वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोक जिज्ञासा का पता देता है। सभा के साहित्यिक आयोजन के भीतर जो बराबर हिंदी प्रेमियों की सामान्य आकांक्षाएं थी, उनकी प्रवृत्तियां थी, उसको हम जानते चले आ रहे हैं। नागरीदास का जीवन चरित्र नामक जो लेख पढ़ा, वह कवियों के विषय में जो जिज्ञासा बढ़ रही थी उसका पता देता है। हिंदी के पुराने कवियों का कुछ इतिवृत्त संग्रह पहल संवत 1896 में गारसा दत्तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में किया।
हिंदी के कुछ पुराने कवियों का इतिवृत्त संग्रह जीवन संग्रह 1896 में गारसत अतासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास में किया। फिर संवत 1940 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में किया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में पुराने कवियों का उल्लेख किया। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता डॉक्टर अफसर ग्रियर्सन ने संवत 1946 में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित किया। कवियों का काम भी वृत्त भी साहित्य का एक अंग है। कवियों का काम और वृत्त भी साहित्य का एक अंग है। अतः सभा ने आगे चलकर हिंदी पुस्तकों की खोज का काम अपने हाथ में लिया। अतः जो नागरी प्रचारणी सभा थी उसने हिंदी की जो भी पुस्तकें थीं उनकी खोज का काम अपने हाथ में लिया कि वो हिंदी में लिखी कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनको खोजा जाए, जिससे बहुत से गुप्त और अप्रकाशित रत्नों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृत्तांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी। उसमें कुछ ऐसी गुप्त और अप्रकाशित किताबें पुस्तकें रह गई थी, उनके मिलने की संभावना थी। साथ ही साथ हिंदी के अन्य कवियों के वृत्तांत भी मिलने की संभावना थी। संवत 1946 में सभा को गवर्नमेंट से 400 रुपये वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई। संवत 1956 में सभा को गवर्नमेंट से 400 रुपये वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। गवर्नमेंट ने 400 रुपये वार्षिक दिया और इस किताबों की पुस्तकों की खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों काम भी अधिक विस्तृत रूप में होता गया। इसी खोज का फल है कि आज कई सौ कवियों की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है। वो इसी खोज का फल है कि आज हमें कवियों की जो इतनी सारी कृतियां मिली हैं वो इसी खोज का परिणाम है, जिनका पहले पता न था। कुछ कवियों के संबंध में बहुत सी बातों की नई जानकारी भी हुई और कुछ कवियों के संबंध में जो जानकारी पहले नहीं पता थी वो जानकारी भी ज्ञात हुई। सभा को ग्रंथ भाषा में कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे प्रकाशित ग्रंथ छपे। सभा की जो ग्रंथ भाषा है उसमें कई पुराने कवियों के जो अच्छे अच्छे प्रकाशित ग्रंथ थे वो छपे। सारांश यह कि इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई। जब ये खोज हुई तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसको लिखने की अच्छी खासी सामग्री प्राप्त हुई, जिसकी सहायता से दो एक अच्छे कविवृत्त संग्रह भी हिंदी में निकले हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार भी अब लोगों के चित्त में उठ रहा था। हिंदी भाषा के द्वारा ही वैज्ञानिक जितने विषय हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना भी हिंदी में लोग चाह रहे थे, उनके चित्त में ये विचार भी उठ रहा था। पर बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत 1963 में सभा ने वैज्ञानिक कोश प्रकाशित किया। तो पारिभाषिक शब्दों की जो कठिनता थी उसका प्रश्न उठ रहा था, तो सभा ने 1963 में वैज्ञानिक कोश प्रकाशित किया। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर प्रकाशित करने का काम तो तब से अब तक बराबर चल ही रहा था। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखाकर उनको प्रकाशित करने का काम चल रहा था ताकि प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री हर विषय में उपलब्ध हो सके। स्थापना के 3 वर्ष पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका निकाली। सभा जब स्थापना इसकी हुई थी उसके 3 वर्ष बाद ही नागरी प्रचारणी पत्रिका निकली, जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ से ही निकलने लगे थे। इसमें वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख निकलने लगे थे और जो आज भी साहित्य से संबंध रखने वाले अनुसंधान और पर्यालोचन का उद्देश्य रखकर चल रही है। जो नागरी प्रचारणी सभा साहित्य से संबंध रखने वाले अनुसंधान और पर्यालोचन को अपना उद्देश्य मानकर चल रही है। छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, पृथ्वीराज रासो आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जायसी, भूषण देव ऐसे कवियों की ग्रंथावली के भी बहुत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, पृथ्वीराज रासो इनको तो प्रकाशित ही किया है पुराने काव्य ग्रंथों को। इसके अतिरिक्त तुलसी, जायसी, भूषण देव ऐसे कवियों की ग्रंथावली भी नागरी प्रचारणी सभा ने निकाली। मनोरंजन पुस्तक माला में 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें निकल चुकी हैं। मनोरंजन पुस्तक माला जो
नागरी प्रचारणी सभा से निकलती है उसमें 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों की उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हैं। हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण तथा कोश हिंदी शब्द सागर इस सभा के चिरस्थायी कार्यों में गिने जाएंगे। हिंदी का जो सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण कोश है हिंदी शब्द सागर, वो इसी सभा के द्वारा निकाला गया है और इसका स्मरणीय कार्यों में रहेगा। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की तीनों अवस्थाएं देखी। जिस समय यह स्थापित हुई थी उस समय भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चली आ रही थी। वह प्रचार काल था। नागरी अक्षरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधाएं थीं जब इसकी स्थापना हुई थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों के लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं भी मिल जाएंगी जैसी श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी की नागरी तेरी यही दशा। इस प्रकार की कविताएं भी उसमें मिल जाएंगी जब नागरी का पूर्ण प्रचार नहीं था, जब नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी और उसका आरंभिक काल था। नूतन हिंदी साहित्य का वह प्रथम उत्थान कैसा हंसता खेलता सामने आया था। भारतेंदु के सहयोगी लेखकों का वह मंडल किस जोश और जिंदा दिली के साथ और कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर गया, इसका उल्लेख पहले हो चुका है। भारतेंदु मंडल का उनके द्वारा हिंदी के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की चिंता और व्यग्रता के कुछ चिन्ह हिंदी सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारतेंदु जी के सहयोगी अपने ढर्रे पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे पर उनमें वह तत्परता और उत्साह नहीं रह गया था। भारतेंदु के मंडल में जो लेखक थे, उनके जो सहयोगी थे, वो लिख तो रहे थे लेकिन सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की भी चिंता उनको थी, तो इस कारण उनमें वह तत्परता और उत्साह नहीं रह गया था, जबकि वो लेख तो कुछ न कुछ लिखते जा रहे थे। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य सेवा ग्रहण की थी वे ही अब प्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति रखते हुए अपने कार्य में तत्पर दिखाई देते थे। जब बाबू हरिश्चंद्र की मृत्यु हुई उसके आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य सेवा ग्रहण की उस समय के जो लेखक थे, अब उनका साहित्य धीरे धीरे प्रौढ़ होता जा रहा था और वे अपने कार्य में तत्पर थे। उनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे और उन लेखकों के अतिरिक्त नए लेखक भी थे जो हिंदी साहित्य सेवा के लिए आगे आ रहे थे। ये नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए। ये नवीन हिंदी साहित्य का ये प्रथम उत्थान था। उसके बाद जो नए लेखक सामने आने लगे थे भारतेंदु के बाद, वह द्वितीय उत्थान था जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए। सरस्वती पत्रिका के दर्शन हमको किस उत्थान में होते हैं? सरस्वती पत्रिका के दर्शन हमें द्वितीय उत्थान के आरंभ में होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आज हमारा दूसरा प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे पढ़ेंगे हम प्रकरण 3 में गद्य साहित्य के प्रसार को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दिया करिए और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें ताकि आपके कमेंट्स पर भी विचार किया जा सके और तदनुरूप इसमें सुधार हो सके। अपने हिंदी साहित्य पढ़ने वाले फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे।